हेलो गाइस। तो अब सॉन्ग यान को जब कोई ज़बरदस्ती रिश्वत के पैसों वाला बैग थमा कर चला जाता है तो वो सीधा जाता है अपने बॉस के पास और उनको दिखाता है कि देखे मुझे कितनी भारी रिश्वत ज़बरदस्ती दी गई है। उसके बॉस भी ये देखकर हैरान रह जाते और उसे बताते कि एक्चुअली कुछ ब्लैक शीप हमारे अपने डिपार्टमेंट में भी हैं और उन्होंने तुम्हारे दिए गए एविडेंसेस को इस तरह से एनालाइज किया है कि ऐसी रिपोर्ट बनाई है जिससे लग रहा है कि वो बिल्कुल क्लियर है, उनके इंसुलेशन मटेरियल में कोई गड़बड़ नहीं थी, बल्कि जो गलती थी वो फायर रेस्क्यू डिपार्टमेंट की तरफ से ही थी, उन्होंने ही सही से इंस्पेक्शन नहीं करी। अब एक तरफ सॉन्ग यान ये सुनकर परेशान हो जाता है जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि वही आदमी जो कि मैंग फैमिली के साथ मिला हुआ था उसके पास वो वीडियो पहुंच जाती है कि सॉन्ग यान ने रिश्वत ली है, वो एक्चुअली उसे ट्रैप करने के लिए था। उधर डॉक्टर शूजिन उस पेशेंट के पास जाती है जो कि वहाँ पर इंजर्ड हुआ था। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसकी वाइफ जल्दी से जल्दी उसे वहाँ से डिस्चार्ज करना चाहती है। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि हमने इतनी मेहनत से इसकी जान बचाई है, लेकिन अब आप इसको जिस तरह से लेकर जा रही हैं ये नहीं बच पाएगा, इसकी हीलिंग यहाँ होना बहुत जरूरी है। जबकि उधर शिलिताई स्टेशन में सारे बॉयज बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। एक्चुअली सॉन्ग यान की वही वीडियो को बेस बनाकर अब उसको सस्पेंड कर दिया गया था। वो लोग कहते हैं कि हमारा चीफ ऐसा नहीं है और ना ही वो कभी रिश्वत लेगा, ना ही कभी ट्रैप होगा। सॉन्ग यान वहाँ सारों को चुप करा देता है कि आप लोग इस तरह की किसी डिस्कशन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करोगे बल्कि अपने काम पर तवज्जो दोगे। अब जब सॉन्ग घर आता है तो मियाओ उसके पास आती है और पुरानी बातें याद करने लगती है। मियाओ काफी मुंह फट टाइप की लड़की थी। वो कहती है कि पहले भी शूजिन की फैमिली ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, आपके लेटर्स उस तक कोई पहुंचने नहीं देता था। उसके बाद आप जब कॉलेज में एंट्री लेने लगे थे तो आपके मेडिकल रिपोर्ट में उन्होंने गड़बड़ करा दी। जब आप आर्मी में गए तो वहां पर भी आपको सुकून से नहीं जीने दिया। आखिर आपसे क्या चाहते हैं? अब आपको एक फ्रॉड के केस में फंसा दिया है। सॉन्ग कहता है कि जो होना था वो हो चुका, मैं वो सारी बातें भुला चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि शू ये सब जाने और हर्ट हो, इसलिए प्लीज खामोश रहना। और फिर रात का सीन दिखाते हैं। शूजिन आधी रात में उठती है तो देखती है कि सॉन्ग वहाँ पर नहीं है। वो एक्चुअली छत पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था। वो बहुत परेशान था। शू को बताता है कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। शू से ड्रिंक करने से रोकती है और कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम ठीक हो और समय के साथ सब कुछ सही सही प्रूफ हो जाएगा। और उसी टाइम पर शिलिताई स्टेशन के बॉयज़ को दिखाते हैं। उनमें से एक बार बार डा पेंग को याद कर रहा था। वो आइस पॉप्सिकल्स बहुत शौक से खाता था, उसी की याद में वो खा रहा होता है। बाकी सब भी कहते हैं कि हमें भी डा पेंग बहुत याद आता है। डा पेंग ने सेक्रीफाइस दिया है और हम उसकी सेक्रीफाइस को आगे चलाएंगे और हम उसकी कॉज को लेकर आगे बढ़ेंगे। जबकि उधर शूजिन सॉन्ग से यही पूछती है कि अब तुम्हें सस्पेंड तो कर दिया गया, तुम कैरियर चेंज करने के बारे में सोचो। लेकिन सॉन्ग उससे कहता है कि मैंने इस फील्ड को अपनी ज़िंदगी के इतने साल दिए हैं कि इसे छोड़ना मेरे लिए इतना आसान नहीं है, और वो भी इस मोमेंट पर जब मेरे ऊपर दाग लग चुका है रिश्वत लेने का। वो शू को यही बोल देता है कि एक दफ़ा ये इशू अच्छे से रिजॉल्व हो जाए, उसके बाद ही मैं कैरियर चेंज के बारे में ठीक से सोचूंगा। अभी मैं कोई स्टैंड नहीं ले सकता। और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो जो इंजर्ड एम्प्लॉई था उसकी फैमिली को फाइनेंशियल इश्यूज थे। वो लोग हॉस्पिटल की फीस नहीं भर सकते थे और ना ही कंपनी वाले उनकी हेल्प कर रहे थे। इसके साथ वो उन्हें डराते धमकाते भी थे। यहाँ पर शूजिन उनकी हेल्प करती है और उनके हॉस्पिटल बिल्स भर देती है। ये देखकर वो वाइफ बहुत टची हो जाती है और कहती है कि आपने मेरे हस्बैंड की जान बचाई और हमारी इतनी हेल्प की, आपका सारी ज़िंदगी हम पर एहसान रहेगा। अब उसने भी फैसला कर लिया था कि शू ने उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव किया तो वो भी बदले में उसकी हेल्प करेगी। और फिर नेक्स्ट ही सीन में बहुत कुछ बदल जाता है जब मैंग फैमिली की कंपनी में वो एम्प्लॉयज़ पकड़े जाते हैं जिन्होंने एक्चुअली मटेरियल के साथ गड़बड़ करी थी। उन्होंने लो क्वालिटी मटेरियल वहाँ रख दिया था और अब वो उसको रियल इंसुलेशन मटेरियल से बदलने की कोशिश कर रहे थे कि रंगे हाथों उनकी गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं। एक्चुअली यहाँ पर उसी एम्प्लॉई की स्टेटमेंट ने हेल्प की थी, जिसके बाद फायर फाइटर्स और उनका डिपार्टमेंट इनोसेंट प्रूफ हो गया था। अब सॉन्ग यान को भी उसकी पोस्ट वापस दे दी जाती है। जबकि उधर हॉस्पिटल में एक दफ़ा यांग ची आता है और वो उसी छोटे दिल वाली नर्स के साथ बहुत सारी बातें कर रहा था। यहाँ पे डॉक्टर ली नान भी थी। जब वो उन फायर फाइटर्स को देखती है तो उसे डा पेंग की बहुत याद आती है। वो हमेशा उनके साथ यहाँ आया करता था। ये देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और बाहर निकल जाती है। उसके बाद वो डा पेंग की याद में 2 मूवी के टिकट्स लेती है और थिएटर में जाकर मूवी देखने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे डा पेंग आज भी उसके साथ बैठा हुआ है। वो बहुत रिपेंट करती है कि काश मैं उस दिन उसके साथ डेट पर चली जाती, उसे कुछ लम्हे तो दे देती खुशी के, क्योंकि उसके बाद वो हमेशा के लिए चला गया था। जबकि उधर हमें घर पर दिखाते हैं। एक्चुअली शू के डैड की तो काफ़ी बचत हो गई थी। उनकी कंपनी को सिर्फ फाइन हुआ था और इसके साथ साथ गलत वाले एम्प्लॉयज़ पकड़े गए थे।
लेकिन मम्मी बहुत गुस्से में आ जाती हैं। वो कहती हैं कि मैं शू का घर में नाम भी नहीं सुनना चाहती। आइंदा से ना तो चैन ना ही डैड उसका जिक्र करेंगे। लेकिन डैड का कहना था कि इसमें सॉन्ग की कोई गलती नहीं, वो सिर्फ अपना काम कर रहा था। अब डैड भी थोड़े बहुत बागी होने लगते हैं। वो शू जिन से फ़ोन पर बात करते हैं वो भी मम्मी से चोरी चोरी। एक्चुअली उन्होंने कभी भी शू को दिल से नहीं निकाला था, वो आज भी उसे अपनी बेटी मानते थे। उधर सॉन्ग यान को दिखाते हैं उनके फायर रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने इक्विपमेंट और ट्रेनिंग में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए थे। दा पेंग की डेथ के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा हद तक रोबोटिक्स को यूज़ करने लगे थे, ताकि जहाँ पर भी इस तरह की फायर हो कि जान को ज़्यादा खतरा हो तो वहाँ पर रोबोट्स को यूज़ किया जाए। टेक्नोलॉजी की यूज़ की मदद से वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायर फाइटर्स की जानें बचा सकते हैं, उन्हें सेव कर सकते हैं। और इसी तरह के बहुत सारे एडवांस इक्विपमेंट चिलीदाई स्टेशन में भी पहुंचा दिए जाते हैं। और साथ ही साथ दा पेंग की सेक्रीफाइस को भी याद किया जाता है। वो नहीं चाहते थे कि सेफ्टी कम होने की वजह से फिर से कोई दा पेंग मर जाए। अब नेक्स्ट डे सॉन्ग घर पर नाश्ता बना रहा था। यहाँ पर शू उसके पास आती है और उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी जॉब का क्या बना। यहाँ पर वो कहता है कि मैंने फैसला किया है कि मैं जॉब स्विच नहीं कर रहा। अभी मेरे डिपार्टमेंट को मेरी ज़रूरत है, और वैसे भी तुम्हें सेफ्टी से कंसर्न्स थे ना। अब हमारे स्टेशन में बहुत सी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जिसके बाद हमारा सेफ्टी लेवल बहुत हाई हो चुका है। यहाँ पर शो उससे पूछती है, अच्छा तो तुम इतने दिनों से ये सारा कुछ सोच के बैठे थे और तुमने मुझसे कुछ शेयर नहीं किया? तुमने मुझसे मशवरा भी करने की ज़रूरत महसूस नहीं की? क्या तुम्हारी नज़र में मेरी कोई वैल्यू है? क्या तुम मुझे अपना लाइफ पार्टनर मानते भी हो कि नहीं? एक्चुअली शूजिन को और भी बहुत सारी बातें पता चली थी। वो उसी घर में रहती थी और उसने फील किया था कि बहुत से ऐसे राज हैं जो सॉन्ग उससे छुपाता है। एक्चुअली मियाओ और आंटी अंकल बहुत सी बातें जानते थे, लेकिन शू नहीं जानती थी। वो उससे पूछती है कि तुम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम फेल कर गए थे, उसकी क्या वजह थी? तुमने मुझे कभी नहीं बताई। तुम मिलिट्री से निकाले गए, वहाँ पर तुम्हें गोली लगी, तुमने मुझे कभी भी नहीं बताया। अब सॉन्ग बेचारा एक्चुअली उसे अपसेट नहीं करना चाहता था, क्योंकि इन सारे कामों के पीछे उसकी मैंग फैमिली का हाथ था। और दोनों ने शू का और सॉन्ग का ब्रेकअप करा दिया था, लेकिन कभी भी सॉन्ग का पीछा नहीं छोड़ा था। उन्होंने उसका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं होने दिया था, ताकि वो अच्छा कैरियर ना बना ले। सॉन्ग यहाँ पर खामोश हो जाता है, उसे कुछ भी नहीं कहता, जबकि शू को गुस्सा आता है कि इसे मुझ पर कोई ट्रस्ट नहीं, ये मुझसे कुछ शेयर नहीं करता और मैं इसके लिए अपना घर भी छोड़ कर आ गई हूँ। वो वही सब्जियां जो उसके लिए काट रहा था उसके फेस पर दे मारती है। तो अब सॉन्ग से लड़ाई के बाद शू उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, तो वो नाराज होने के बाद सीधी चली जाती है डॉक्टर यांग के घर पर। वो हैरान थी कि आज मेरी किस्मत खुली है, डॉक्टर शू मेरे पास आई है। शू अब उससे कहती है कि एक्चुअली तुम्हारे अलावा कोई और जगह नहीं थी जहाँ पर मैं जा सकती, इसलिए प्लीज मुझे ठहरने की जगह दे दो थोड़े दिन के लिए। सॉन्ग भी उसके लिए बहुत परेशान था, बार बार उसे कॉल्स करता है ये पूछने के लिए कि वो कहाँ गई है, लेकिन वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि चंद श्याओ के पास गया हुआ था। श्याओ उससे कहता है कि मैंने देखा है तुम्हें बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं, ना सिर्फ तुम अपनी सिस्टर के लिए बोल रहे हो, बल्कि तुमने अपने भी दिल के दरवाजे किसी के लिए खोले हैं। मैं सब अवेयर हूँ, वो वेट्रेस मेरे ही तो बार में काम करती थी। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो प्यार को हाथ से ना गंवाना, उसे ले जाओ ना डिनर पर, उसे डेट करो। लेकिन चन का कहना था वो और मैं इम्पॉसिबल हैं। उधर हमें येजी को दिखाते हैं, उसका दिल बहुत टूटा हुआ था। वो बार बार चन को मैसेज करती थी, कहीं मिलने के लिए बुलाती थी, लेकिन वो बात को टाल देता था। उसी टाइम पर वहीं बैठी मियाओ के बैक में पेन होने लगती है और फिर येजी उसको सीधी हॉस्पिटल लेकर जाती है उसी की भाभी को चेक कराने के लिए। अब येजी ने उसी हॉस्पिटल में चन को भी आए हुए देखा था। चन शू को कह रहा था कि तुम मेरे साथ लंच पर चलो, जबकि येजी ये देखकर जेलस हो जाती है कि अभी मैंने इसे लंच पर जाने को कहा था, तो इसने बोल दिया था कि मैं बिजी हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है। यहाँ पर वो हिम्मत करके चन से बात करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो उसे ज्यादा भाव नहीं देता। जबकि उधर सॉन्ग हर जगह लोगों से टिप्स मांगता फिर रहा था कि अगर किसी की गर्लफ्रेंड नाराज हो जाए तो उसे कैसे मनाना चाहिए। यहाँ पर सारी टीम उसे बहुत छेड़ दिया और कहती है कि आप सीधे सीधे जाएं, डॉक्टर शू के कदमों में बैठकर उससे माफी मांग लें, बात खत्म हो जाएगी। जबकि उसी टाइम पर हॉस्पिटल में डॉक्टर शू के साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है। यांग के पास एक पेशेंट आया था जो कि साइकोपैथ था। वो उस पर छुरी निकाल लेता है और उस साइकिक पेशेंट को हैंडल करते करते शू यांग को तो बचा लेती है, लेकिन खुद खतरे के सामने आ जाती है। इसी वजह से उसके हाथ पर बहुत बड़ा घाव लग गया था, उसकी ब्लीडिंग बहुत गहरी थी। ये देखकर अब चीफ सर्जन उस पर काफी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम अच्छे से जानती हो कि तुम एक जनरल सर्जन हो, तुम्हारे लिए हाथ कितने इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा बहुत चोट इधर उधर हो जाती तो तुम सारी जिंदगी सर्जिकल नाइफ ना उठा सकती, तुम अपनी केयर नहीं करती हो।
अब पहले तो उसे डांटते हैं और डांटने के बाद उसकी तसल्ली कराते हैं, उसकी तारीफ करके कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी रिसर्च टीम में लेने का फैसला किया है। कोई भी दबाव हो मैं बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, क्योंकि तुम एक जेम हो और तुम मेरे हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से काम करती हो। शूजिन बहुत खुश थी कि फाइनली फैमिली प्रेशर के सामने उसका टैलेंट जीत चुका है। अब शू को उसकी इंजरी की वजह से कुछ छुट्टियां मिल जाती हैं। वो किसी और को नहीं बताती, सिर्फ श्याओ को पता चल गया था। श्याओ उससे कहता है कि अगर किसी बात को लेकर तुम्हारी सॉन्ग से लड़ाई हुई है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। वो उसे बताती है कि वो मेरे से कोई भी बातें शेयर नहीं करता। श्याओ बहुत अच्छा लड़का था। वो आगे से उसे समझाता है कि यकीनन सॉन्ग की कुछ मजबूरियां होंगी जो वो बातें तुमसे छुपा रहा है, वरना वो एक नाइस गाय है। और फिर श्याओ उसे डॉक्टर यांग के घर तक ड्रॉप करने के लिए जाता है और यहीं पर यांग और श्याओ एक दूसरे से अपना वीचैट नंबर शेयर करते हैं और इसी बहाने शायद उनका भी कपल बन जाए। उधर सॉन्ग को भी यांग जी के थ्रू पता चल गया था कि डॉक्टर शू को चोट लगी है। वो फौरन से शू को कॉल करता है, लेकिन वो उसे कहती है कि मामूली सा घाव है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब सॉन्ग बेचारा क्या करता, उसे ज़्यादा अच्छे से मनाना नहीं आता था। अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करता है, किसी तरह पता करके वो यांग के घर भी पहुंच जाता है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें भी लेकर आया था और कहता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए आया हूँ। उसकी बहुत सारी तारीफ़ें करता है, बहुत शूजिन का दिल मेल्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन शूजिन का स्टांस बिल्कुल क्लियर था। वो कहती है कि जब तक तुम पास्ट वाली सारी बातें मुझसे क्लियर नहीं करते, हमारे बीच जब कोई सीक्रेट्स नहीं रह जाएंगे, तभी मैं तुम्हें माफ़ करूँगी, उससे पहले नहीं। अब ये कहकर वो सॉन्ग को वहाँ से निकाल देती है और फिर सॉन्ग अपने स्टेशन जाता है। उसे सारी पुरानी यादें आने लगती हैं। एक्चुअली उसका भी सपना था कि वो मेडिकल कॉलेज में जाए, जबकि मैंग फैमिली ने सॉन्ग को बर्बाद करने के लिए मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर को रिश्वत दी थी ताकि वो सॉन्ग को फेल कर दे। उसके बाद उस बेचारे ने मिलिट्री एकेडमी चूज़ की, लेकिन वहाँ से भी उसे निकाल दिया गया क्योंकि वो बहुत अच्छा सोल्जर था और उसके प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी अपनी पावर यूज़ की ताकि इसका कोई कैरियर ना रहे और ना ही कोई चांसेस रहे उसके शू की ज़िंदगी में वापस आने के। और इस सब के बाद एक दफ़ा वो अपने डैड की ग्रेव पर गया हुआ था कि वहीं पर ही वो गद्दार आ जाता है जिसने उसके डैड के साथ भी एक दफ़ा गद्दारी की थी। वो उसकी मॉम के बारे में बुरी बुरी बातें बोलता है और ये भी कहता है कि तुम्हारे डैड एक कायर थे। ये सुनकर सॉन्ग को गुस्सा आता है और वो उनको एक पंच दे मारता है। उसने उनको जख्मी कर दिया था और ये चीज़ उन्होंने यूज़ की थी सॉन्ग के खिलाफ। उसे मिलिट्री से निकाल दिया गया था क्योंकि वो बहुत वायोलेंट हो गया था। ये सब एक बहाना था जो कि शू की मॉम ने यूज़ किया था सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग के कैरियर को बर्बाद करने के लिए। और जब हर तरफ से उस पर कैरियर के सारे दरवाजे बंद हो गए थे तो उसने फायर फाइटर बनना ही चूज़ किया था। अब नेक्स्ट डे जब वो घर जाता है तो फैमिली ने फील कर लिया था कि शूजिन आजकल घर नहीं आ रही। सॉन्ग बहुत बहाना करता है कि वो काम पर बिजी है इसलिए नहीं आती, लेकिन म्याओ को फील हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। अब म्याओ सीधी शू के पास जाती है और उससे कहती है कि आपकी और मेरे भाई की लड़ाई हुई है। शू भी दिल में कोई बात नहीं रखती है और कहती है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उसने मुझे कभी नहीं बताई। मैंने देखा है कि उसे गोली लगी है, उसने मुझे नहीं बताया कि वो मिलिट्री से क्यों निकाला गया। और साथ ही साथ म्याओ भोली भाली लड़की थी तो वो उसे धमकाती है कि मैं तुम्हारे भाई से ब्रेकअप कर लूँगी अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो। अब यहाँ पर म्याओ शू को हर बात सच सच बता देती है और कहती है कि एक्चुअली आपके ओवरसीज़ चले जाने के बाद मेरे भाई पर बहुत जुल्म हुआ है। वो एक एक बात बताती है कि किस तरह से उसके कैरियर को तबाह करने की एक पूरी प्लानिंग की गई थी, जिसके बाद फायर फाइटर बनने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो रिच कैसे बनता, वो सक्सेसफुल कैसे होता जब उस पर सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। अब ये सब सुनने के बाद शू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बहुत रोती है और उसे शर्म आ रही थी कि जिनको वो पेरेंट्स कहती थी वो इतने गिरे हुए इंसान थे। और वो बहुत शर्मिंदा भी होती है कि जिस बात पर वो सॉन्ग से गुस्सा कर रही थी उसे आज पता चला है कि सॉन्ग ने कितने कितने दर्द सहे थे। और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।